हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े पास्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस अर्थात जिसका संबंध है आने वाले समय से। लोग कहते हैं कल किसने देखा है, आज उसी कल से संबंध रखने वाला टेंस अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो विद्वान कलरफुल और कलरलेस फ्यूचर की बात करते हैं। कलरलेस फ्यूचर मतलब प्योर फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट अ कलरलेस और व्हाट अ प्योर फ्यूचर इज। आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड टू make it very clear. Let's see. When future events are not influenced by or not controlled by personal intention, personal willingness, or any type of likelihood, this is called pure future or colorless future. For example, tomorrow will be Sunday. Your father will be 80 in December. I shall be 40 next birthday. On 10th June, the sun will rise at 5 o'clock. These are examples of pure future. Tomorrow will be Sunday. कल रविवार होगा। या योर फादर विल बी 80 इन दिसंबर। आपके पिताजी दिसंबर में 80 साल के हो जाएंगे। मैं अगले जन्मदिन पर 40 साल का हो जाऊंगा। 10 जून को सूरज 5 बजे उगेगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी वाक्य हैं इसमें कहीं भी विलिंगनेस, इंटेंशन, लाइक्लीहुड और पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स में, सबसे बड़ी बात है पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स नहीं। आप चाहें न चाहें टुमारो विल बी संडे। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे तो टुमारो विल बी संडे और आप नहीं चाहेंगे तो टुमारो विल बी मंडे और सम अदर डे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। या फिर योर फादर विल बी 80 इन दिसंबर। कोई चाहे कोई ना चाहे, किसी की इच्छा हो किसी की इच्छा ना हो, जो है किसी का एज, किसी का उम्र प्रभावित नहीं होती किसी के चाहने न चाहने से। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, कह रहा है कि सूरज 5 जून को इतना बजे उगेगा। अब वो जो उसको उगना है सो उस टाइम पर उगेगा। वो आपके हमारे चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इसमें कहीं भी कोई भी पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स नहीं है, कहीं भी विलिंगनेस, इंटेंशन इस तरह का चीज नहीं है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे ही वाक्यों को जो बड़े बड़े विद्वान हैं प्योर फ्यूचर कहते हैं या फिर कलरलेस फ्यूचर कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन सबसे पहले मैं वही जो ट्रेडिशनल चीज है वहीं से मैं चालू करता हूं। सामान्यतः हिंदी क्रियाओं के अंत में एगा, एगी, ऊंगा, ऊंगी, ओगे लगा रहता है। ये सामान्य है लक्षण पहचानने के लिए। जैसे मैं पढ़ूंगा सीता गीत गाएगी, तुम कल बाजार जाओगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं मैं पढ़ूंगा ऊंगा, सीता गीत गाएगी एगी, तुम कल बाजार जाओगे ओगे, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये सब एक तरह से लक्षण कहें लक्षण कहेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसकी बनावट क्या होती है अंग्रेजी की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल होता है, V1 अर्थात क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आया है तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दोस्तों, शैल विल
को फ्यूचर टेंस मार्कर भी कहते हैं। सेल विल के बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। सेल विल फ्यूचर टेंस मार्कर है, इसी के द्वारा फ्यूचर टेंस बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सेल विल न रहे तो फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मे है, गोइंग टू है, इज टू है, अब इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, मतलब बी प्लस टू या बी प्लस अबाउट टू और क्रिया का पहला फॉर्म, ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा हम लोग फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन ये सेल विल है क्या? सेल विल मॉडल्स है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आज नहीं पढ़ेंगे, आज बस इसके बारे में उतना ही देखेंगे जितना इन सब का संबंध है फ्यूचर टेंस से। तो आगे हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल विल, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा ख्याल रखना है कि सेल विल ही नहीं, कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, मस्ट हो, आउट हो, कोई भी मॉडल एक्सिलरी हो, उसके बाद V1 का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्रिया का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ सेल विल है तो सेल विल चूंकि मॉडल्स है तो मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है क्रिया का। जैसे यू विल डू इट टुमारो, तुम इसे कल करोगे। वी शैल बी ऑन हॉलीडे इन अगस्त, हम लोग अगस्त में हॉलीडे पर रहेंगे। अब इसका यूज हम लोग देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल ग्रामेरियन की बात करें, पुराने ग्रामेरियन की बात करें, लगभग 100 साल पहले अगर हम लोग देखते इस सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, तो उस समय, उस जमाने में सिंपल फ्यूचर टेंस को पूरी तरह से माना जाता था कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कलरलेस फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कलरलेस और यू कैन से योर फ्यूचर। मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता था ऐसे ही जो कलरलेस फ्यूचर वाले वाक्य होते थे उनको बताने के लिए। लेकिन जैसे सब कुछ बदलता है, भाषा भी बदलती है, जैसे इंसान बदलता है, इंसान की भाषा भी बदलती है, यूजेस बदलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो पहला यूज है सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियंस, एजम्पशंस, स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है स्पीकर के ओपिनियन को बताने के लिए। जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसके ओपिनियन को बताने के लिए। ओपिनियन मतलब मत, विचार। एजम्पशन उसकी जो मान्यता है, स्पेकुलेशन वो जो गेस कर रहा है फ्यूचर को लेकर के, ये सब बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम श्योर he'll कम बैक, मुझे पूरी विश्वास है कि वह लौटेगा। प्रोबेबली they'll वेट फॉर अस, शायद वे लोग हम लोग के लिए इंतजार करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो भी वाक्य है उसमें कहीं ना कहीं उसका ओपिनियन, कहीं ना कहीं उसका स्पेकुलेशन प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद दूसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन। अभी तक मैं आप लोगों को दो तरह के हैबिट के बारे में बता चुका हूं, एक प्रेजेंट हैबिट और दूसरा पास्ट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट मतलब वह हैबिट, वह आदत जो वर्तमान में भी है। मान लेते हैं कि राम नाम का कोई बच्चा है, कोई लड़का है, और उसका हैबिट क्या है, उसकी आदत क्या है? ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड
he goes for a walk, he runs almost 5 किलोमीटर a day। तो ये सब चीजें जो है उसका प्रेजेंट हैबिट कहलाएगी। पास्ट हैबिट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वह वैसा हैबिट, वैसी एक्टिविटीज जो कभी थी अब नहीं है। जैसे व्हेन राम वाज स्टूडेंट, व्हेन राम वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, ही यूज्ड ड्रिंक, वह शराब पिया करता था, बट नाउ ही डजंट टेक वाइन। तो फ्यूचर हैबिट क्या है? फ्यूचर हैबिट एक तरह का स्पेकुलेशन है। प्रेजेंट हैबिट तो हम लोग देखते हैं कि अमुक आदमी ऐसा करता है, पास्ट हैबिट भी हम लोग देख चुके रहते हैं कि अमुक आदमी ऐसा करता था। लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर तो भाई बिल्कुल कोई देख ही नहीं सकता। यू कैन ओनली गेस, यू कैन ओनली मेक स्पेकुलेशन। आप उम्मीद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि राम एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि परीक्षा आए जाए लेकिन वो पढ़ता नहीं है और हमेशा वो फेल होता है। हम क्या कहेंगे? राम विल राम विल बी अनसक्सेसफुल। राम इस साल क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल होगा। राम विल कमिट द सेम मिस्टेक, राम विल नॉट वर्क हार्ड। दूसरा वाक्य देखते हैं, बर्ड्स विल मेक नेस्ट। चिड़िया, चिड़िया तो घोंसला बनाती है, घोंसला टूट गया, आंधी में गिर गया घोंसला, लेकिन हम लोग फिर देख करके क्या कहेंगे? हम स्पेकुलेशन करेंगे, गेस करेंगे, बर्ड्स विल मेक नेस्ट, चिड़िया घर घोंसला बनाएंगे। पीपल विल मेक प्लान्स, लोग योजना बनाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा जो यूज है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड विद simple future tense is used with present indefinite in if clause। जो if clause होते हैं, शर्त वाले क्लॉज होते हैं, वैसे क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ किया जाता है। अर्थात हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो कार्य भविष्य में होने वाला हो, दो कार्य भविष्य में होने वाला हो, लेकिन उसमें से एक ऐसा कार्य है जो कि थोड़ा कंडीशनल है, जिसमें कंडीशन है, जिसमें शर्त है। दूसरा कार्य होगा लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर पहला कंडीशन फुलफिल होगा तभी दूसरा काम हो पाएगा। जैसे अगर हम कहें कि अगर आप पटना जाओगे तो गोलघर देखोगे, आप गोलघर देखोगे, लेकिन शर्त क्या है? व्हाट इज द प्री कंडीशन? प्री कंडीशन यह है कि आपको पटना जाना होगा। आप आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, आप ताजमहल देखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपको आगरा जाना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, जैसे यहां भी हम लिखे हैं, इफ यू गो टू पटना यू विल सी द गोलघर। आप गोलघर देखोगे, आप पटना जाओगे, दो काम हो रहा है आने वाले समय में, लेकिन उसमें एक जो है वो शर्त वाला है कि गोलघर तो देखोगे, लेकिन कब? जब पटना जाओगे तब। तो जिसमें शर्त होता है, जिसमें कंडीशन होता है, वैसे पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जिसमें कंडीशन नहीं होता है उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह आपको, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी ये चर्चा मैं किया था कि कंडीशनल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से देखने में लगता है कि वो कंडीशन है, वो शर्त है,
जबकि थोड़ा सा अंदर हम देखे झांके महसूस करें तो लगता है कि वो कंडीशन नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट है। तो मैं कई पुस्तकों में पढ़ा, जनरली इंडियन राइटर्स के किताब में वो बात नहीं दिखाई पड़ती है। सबसे पहली बार मैं एफ.जे. फिटकिट्स की बुक में मैं पढ़ा था, वो भी बहुत बड़े ग्रामेरियन है। इसके बाद मैं मार्टिनेट एंड थॉमसन की जो बुक है, जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो किताब होती है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जिसका नाम है। तो मैं प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है ए.जे. मार्टिनेट एंड थॉमसन की, उसमें भी उस नियम को देखा। और एक बहुत बड़े ग्रामेरियन है अपने समय के, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नाम सुने होंगे, ए.एस. हॉर्नबी। तो एस हॉर्नबी भी अपनी किताब में इस बात की चर्चा की है। कौन सी बात है? उसका संबंध इस तीसरे नियम से ही है। अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि जो कंडीशनल पार्ट है, जो शर्त वाला पार्ट है, उसमें क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े ग्रामेरियंस हैं उनका कहना है कि अगर इफ वाला, इफ से जो शुरू होने वाला जो क्लॉज है, अगर उसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, उससे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो वहां विल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे इफ यू विल स्टे फॉर सम टाइम, आई विल सी डॉक्टर, आई विल सी द डॉक्टर। आप थोड़ा सा मेरे लिए वेट कर लीजिएगा तो मैं डॉक्टर से मिल लूंगा। इफ विल स्टे फॉर 10 मिनट्स, आई विल टेक द ट्रेन टिकट। अगर आप थोड़े समय के लिए 10 मिनट के लिए वेट कर लीजिएगा तो मैं ट्रेन का टिकट ले लूंगा, या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वह शर्त उस तरह का नहीं है जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप आगरा जाइएगा तो ताजमहल देखिएगा, पटना जाइएगा तो गोल घर देखिएगा। उस तरह का यहाँ कंडीशन नहीं है। यहाँ जो कह रहा है कि अगर आप इंतजार कर लीजिएगा तो मैं ये कर लूंगा, डॉक्टर से मिल लूंगा, मैं टिकट ले लूंगा। आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा तो मैं थोड़ा खाना खा लूंगा, है ना। अक्सर हम लोग अपने दोस्तों मित्रों से इस तरह की बात कर लेते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो यहाँ जो इफ क्लॉज है वो कोई उस तरह का कंडीशन नहीं है, बल्कि ये सब के सब रिक्वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। अगर हम कहते हैं कि वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, तो इसका अर्थ ये थोड़े हुआ कि उससे आप पूछ रहे हैं। हाँ, वाक्य का जो बनावट है वो इंटेरोगेटिव टाइप का है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव ऊपर से देखने में है, इंटरनली वो रिक्वेस्ट है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा था वो है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, और यह एकेडमिक ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसका अगला प्रयोग देखते हैं। सिंपल फ्यूचर का अगला जो प्रयोग है वो होता है जनरली न्यूज़पेपर्स में और न्यूज ब्रॉडकास्ट में। किस चीज के लिए? तो फ्यूचर प्लान को बताने के लिए या फिर वेदर फॉरकास्ट को बताने के लिए। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो, या फिर अगर क्या कहते हैं कि वेदर फॉरकास्ट से रिलेटेड रहेगा, द फॉग विल परसिस्ट इन ऑल एरियाज। कहने का मतलब यह है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में किया जाएगा या न्यूज़पेपर्स में किया जाएगा उन लोगों के द्वारा, अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित कोई बात बताना हो तो, या फिर मौसम के बारे में कुछ बताना हो तो। लेकिन सिंपल फ्यूचर के जगह पर एक जो सामान्य आदमी है, जो जनरल आदमी है,
वो क्या करेगा, सिंपल फ्यूचर के जगह पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेगा। जैसे यहाँ मैं लिखा हूं द एवरेज रीडर या लिसनर, जो एवरेज रीडर या लिसनर है वो क्या कहेगा, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ओपन, या द प्राइम मिनिस्टर इज ओपनिंग द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो। तो हम देख सकते हैं कि सामान्य जो पाठक है वह यहाँ दो स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और एक दूसरा गोइंग टू स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं कि गोइंग टू स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए। तो ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूजेज। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि, और मैं शुरू में बता भी चुका हूं कि शैल और विल इन दोनों को फ्यूचर टेंस मार्कर भी कहा जाता है, मतलब इन्हीं दोनों के द्वारा फ्यूचर टेंस का निर्माण भी होता है। मैं शुरू में ही बताया था कि क्रिया का कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं होता है जो कि डेडिकेटेड होता है फ्यूचर टेंस को, बस ये विल और शैल ही हैं जो कि मॉडल्स हैं और इन्हीं के द्वारा फ्यूचर टेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शैल और विल का प्रयोग होता कहाँ है, और मुझे उम्मीद है आप सबको शैल विल के बारे में जरूर जानकारी होगी। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, मतलब शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ किया जाता है, और बाकी जो प्रोनाउंस बचे, यानी वो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तो फॉर्मल इंग्लिश की बात है और पुराने समय की बात है। आज के समय में आई और वी के साथ भी शैल का प्रयोग बहुत कम ही होता है, विल का ही प्रयोग ज्यादा होता है। हाँ, जैसा कि मैं बताया कि फॉर्मल इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, आज भी होता है। जहां तक अमेरिकन इंग्लिश का सवाल है, अमेरिकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग 0 के बराबर होता है। वहां सबके साथ विल का ही प्रयोग होता है। आई हो, वी हो, ही, सी, इट हो, दे हो, या कोई भी नाम हो, सबके साथ विल का ही प्रयोग होता है। अब इसका दो तरह का रूप देखने को मिलता है। एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि आई शैल या आई विल को हम लोग शॉर्ट में आइल कहते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी और डबल एल, आइल। उसी तरह से ही विल को हिल, एच ई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, आप देख सकते हैं। फिर दे विल को डेल, दे लगा हुआ है उसमें अपॉस्ट्रोफी और डबल एल लगा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं विल नॉट, विल नॉट को शॉर्ट में ओंट कहा जाता है, आप देख सकते हैं WON अपॉस्ट्रोफी टी, ओंट। ठीक उसी तरह से शैल नॉट को शैंट भी कहा जाता है, SHAN अपॉस्ट्रोफी टी, शैंट कहा जाता है। तो जैसा कि मैं बताया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे सेकेंड पर्सन के हो, थर्ड पर्सन के हो, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ है जो कि हम लोगों को जान लेना चाहिए, और वो क्या है, कह रहा है कि इन मेनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, बहुत सारे जो अंग्रेजी भाषी देश हैं, विल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल विद द फर्स्ट पर्सन। वहां क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी शैल का ही प्रयोग होता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई वोंट एंड वी वोंट आर यूज टू शो रिफ्यूजल, ये बात ध्यान देने लायक है कि आई वोंट या वी वोंट का प्रयोग किया जाता है रिफ्यूजल को अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। We can use shall with I और we to express determination। I और we का प्रयोग
सेल का प्रयोग जब हम आई और वी के साथ करते हैं तो उससे किस चीज का एक्सप्रेशन होता है? उससे एक्सप्रेशन होता है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का। या फिर अगर वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो जब हम सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं तो उससे ऑफर्स या सजेशन का भी बोध होता है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं तो उससे सजेशन या फिर ऑफर का भी बोध होता है। जैसे अगर हम कहें कि सेल आई मेक सम टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? ये क्या है? एक तरह का ऑफर है। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि डिटर्मिनेशन का भी बोध कराता है। जब सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है तो उससे डिटर्मिनेशन यानी निश्चय का बोध होता है। जैसे यहाँ एक वाक्य, वी विल फॉरगिव हिम बट वी शैल नेवर फॉरगेट। हम लोग उन्हें माफ कर देंगे, वी विल फॉरगिव, हम लोग माफ कर देंगे, बट वी शैल नेवर फॉरगेट, लेकिन भूलेंगे कभी नहीं। आप देख सकते हैं कि वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, वी शैल नेवर फॉरगेट, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या बोध हो रहा है? वी शैल नेवर फॉरगेट, डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है। ठीक, आगे करे कि वी यूज विल, हम विल का प्रयोग करते हैं किस चीज का बोध कराने के लिए? प्रिडिक्शन के लिए। ध्यान देना होगा, विल का प्रयोग प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन माने गेस करना क्या होगा। चूंकि हम लोग तो फ्यूचर टेंस ही पढ़ रहे हैं, इसका संबंध फ्यूचर टाइम से है, तो फ्यूचर टाइम के बारे में किसी को तो पता है नहीं, कोई गेस करेगा। तो कह रहे कि विल का प्रयोग प्रिडिक्शन करने के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो प्रिडिक्शन किस पर आधारित होना चाहिए? अगर प्रिडिक्शन, अगर आप जो गेसिंग कर रहे हैं, अगर आप गेस कर रहे हैं, आप जो अनुमान लगा रहे हैं, वह अगर पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज पर आधारित है। प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करना ह्यूमन का नेचर है, लेकिन वह प्रिडिक्शन अगर पास्ट एक्सपीरियंस, आप अपने कोई बीते हुए अनुभव पर या आप अपने ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं तो वहां विल का प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग होगा अगर प्रिडिक्शन पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज पर आधारित है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये ध्यान देने लायक है भी। ठीक है, लेकिन हम बी गोइंग टू का भी प्रयोग करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रिडिक्शन के लिए विल भी यूज हो रहा है, बी गोइंग टू का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन जैसा कि हम बताएं कि पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज पर आधारित हो तो विल, और अगर जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम विचारते हैं, इस पर आधारित हो, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं है, पास्ट नॉलेज पर आधारित नहीं है, किसी ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि हम ऐसा सोचते हैं, अगर इस पर आधारित है तो विल का प्रयोग न कर करके यहाँ बी गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान देने लायक है। उदाहरण के रूप में हम लोग एक दो वाक्य को देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ विल का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज पर आधारित है। जैसे कि इफ यू ईट टू मच आइसक्रीम, अगर आप ज्यादा आइसक्रीम खाओगे, यू विल बी सिक, तो बीमार पड़ जाओगे। जबकि यहाँ गोइंग टू स्ट्रक्चर यूज किया गया है। गोइंग टू स्ट्रक्चर का प्रयोग जैसा कि मैं बताया कि जैसा कि हम लोग सोचते हैं, वी थिंक, आई थिंक अगर रहेगा तो वहां गोइंग टू स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विल का प्रयोग इंस्टेंट डिसीजन में भी किया जाता है। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि आप
डिसीजन पहले से नहीं लिए हैं, बल्कि आप देन एंड देयर उसी समय उसी जगह पर डिसीजन लेते हैं। जैसे यू हैव लेफ्ट योर लाइट ऑन, आप अपना लाइट ऑन ही छोड़ दिए हो, जलते हुए ही छोड़ दिए हो। आई विल गो एंड स्विच इट ऑफ, आई विल गो, आप देख सकते हैं आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि आई विल गो एंड स्विच इट ऑफ, मैं जाऊंगा और उसे ऑफ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद विल का जो नेक्स्ट प्रयोग है, विल इज यूज्ड फॉर ऑफर्स एंड इनविटेशंस। विल का प्रयोग ऑफर्स और इनविटेशन के लिए भी होता है। जैसे ऑफर की अगर बात करें तो आई विल पील द पोटैटोज, आप घर में कुछ हो रहा है, सब्जी वब्जी बन रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई मैं आलू छील दूंगा, आई विल पील द पोटैटोज, आप अपने तरफ से ऑफर कर रहे हैं। इनविटेशन की बात है, विल यू कम टू लंच, क्या आप लंच पे आइएगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लंच पर आइए, आप इनवाइट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी विल का प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रोमिस, प्रोमिस माने आप वादा करते हैं। आइल मीन्स आई विल पे यू बैक नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीना चुका दूंगा, पैसा वापस कर दूंगा। तो यहाँ ये प्रोमिस को बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेल और विल का एक सामान्य परिचय जाने। बाकी सेल और विल को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के बाद, सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जहां तक सवाल है, हिंदी क्रियाओं के अंत में यानी हिंदी वाक्य के अंत में साधारणतः ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि आया रहता है। जैसे मोहन पढ़ता रहेगा, कल शाम में मीना गीत गाती रहेगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ ती रहेगी आया है, यहाँ ता रहेगा आया है, ते रहेंगे इस तरह का भी आया रहता है। यहाँ तक अंग्रेजी वाक्य के स्ट्रक्चर की बनावट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल, इसके बाद बी प्लस क्रिया का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया रहता है। एक बात ध्यान देने लायक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अपने जगह पर तो आता ही है, और फ्यूचर टेंस बिना शैल विल का बन नहीं सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बी क्रिया आती है, कंटिन्यूअस टेंस है तो मुख्य क्रिया चौथे रूप में जाएगी ही जाएगी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, बिना मुख्य क्रिया को चौथे रूप में रखे हुए वो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिया का चौथा रूप ही कंटिन्यूटी को बताता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई भी परफेक्ट टेंस बिना हैव और बिना क्रिया को तीसरे रूप में रखे नहीं संभव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज होता कहाँ है। तो इफ some work will be in progress at some certain point of time in future, we use future continuous tense। मतलब अगर कोई काम आने वाले समय में यानी भविष्य में किसी खास समय पर प्रगति में रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कल शाम में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते रहेंगे, कल शाम में by this time in tomorrow evening we will be celebrating the birthday party, हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते रहेंगे। मोहन कल शाम में पढ़ता रहेगा, मोहन विल बी रीडिंग इन टुमारो इवनिंग। ठीक है। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा भी यूज है जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान देने लायक भी है। हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस से भी हम यह बता सकते हैं कि मैं कल क्या करूंगा, मैं कल मोहन से मिलूंगा।
और फ्यूचर सॉरी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम इसको बता सकते हैं कि मैं मोहन से कल मिलूंगा। लेकिन हमको ये देखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाएंगे और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे, क्या दोनों वाक्यों में कोई अर्थ के आधार पर भेद रहेगा या भेद नहीं रहेगा। तो यहाँ हम लिखे हैं कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। फ्यूचर कंटिन्यूअस लेकिन विदाउट इंटेंशन, बिना कोई इरादा का। जैसे यहाँ मैं लिखा हूं कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है फ्यूचर वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंप्लाइज अ डेलिबरेट फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो डेलिबरेट फ्यूचर एक्शन को बताता है। डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, कोई योजना के तहत, कोई खास तैयारी के आधार पर, जबकि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है वो implies an action which will occur in the normal course of event। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो काम होता है, लेकिन वो किसके तहत होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, मतलब वो सामान्य तौर पे वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई पहले से तैयारी की गई हो, पहले से योजना बनाई गई हो, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ वाक्य में लिखा हूं, आप देख सकते हैं, आई एम सीइंग राम टुमारो। यहाँ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किए हैं। और दूसरा वाक्य है आई विल बी सीइंग राम टुमारो। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोनों वाक्य का अर्थ है कि मैं कल राम से मिलूंगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो। आई एम सीइंग राम टुमारो और आई विल बी सीइंग राम टुमारो, इन दोनों वाक्यों का अर्थ है मैं कल राम से मिलूंगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि डेलिबरेटली अरेंज मीटिंग है, मैं राम से मिलूंगा, लेकिन वह मीटिंग जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स के अंतर्गत नहीं है, बल्कि वो अरेंज्ड मीटिंग है। वह मीटिंग पहले से तय है और उस तय मीटिंग के तहत हम मिलेंगे। जबकि आई विल बी सीइंग राम टुमारो अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि राम और मैं दोनों एक साथ काम करते होंगे कहीं, तो भी हम लोग मिल जाएंगे, या और कोई कारण होगा और कोई कंडीशन हो सकता है जिससे कि विदाउट अरेंजिंग एनी मीटिंग आई विल बी सीइंग राम टुमारो। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में मुख्य रूप से तीन ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बहुत कम होता है, ऐसे हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साधारणतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका रहेगा, चुके रहेंगे इत्यादि आया रहता है। जैसे कल शाम तक मैं यह काम कर चुका रहूंगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चुका रहूंगा आया है। इसी तरह से कहीं चुके रहेंगे भी आया हो सकता है। अब इस वाक्य का जो बनावट होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद शैल विल, इसके बाद है और क्रिया का तीसरा रूप रहता है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा ही,
फ्यूचर टेंस है तो विदाउट शैल विल बन ही नहीं सकता है, और परफेक्ट टेंस है तो बिना हैव का परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। पास्ट परफेक्ट में हम देखते हैं कि हैड आया रहता है। हैड क्या है? हैव क्रिया का ही तो दूसरा रूप है, और परफेक्ट टेंस के लिए यह जरूरी है कि मुख्य क्रिया तीसरे रूप में होनी चाहिए। तो ऐसे हम बताएंगे कि कैसे बारहो टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे आसानी से याद किया जाए। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे, इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उस समय इन सभी बातों का जिक्र करूंगा और आप लोग बहुत आसानी से सब स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेज कहाँ है। तो इसका मुख्य रूप से वैसे कंडीशन में यूज किया जाता है जब कोई काम आने वाले समय में किसी खास समय तक पूरा हो चुका रहेगा, कंप्लीट हो चुका रहेगा या समाप्त हो चुका रहेगा, तो यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन, कंप्लीशन मीन्स पूर्णता, of a work or an action by a particular future time। फ्यूचर में कोई टाइम रहेगा और उस टाइम तक कोई काम पूरा हो चुका रहेगा, समाप्त हो चुका रहेगा। यहाँ तक के लिए, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि कल शाम तक मैं यह काम कर चुका रहूंगा, यहाँ तक के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई एक प्रीपोजिशन है जिसका बहुत सारा अर्थ है, यहाँ इसका अर्थ होता है तक, मतलब वो एक डेडलाइन को बताता है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका रहूंगा। कब तक? बाई 10 o'clock, 10 बजे तक। 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका रहूंगा, पूरा कर चुका रहूंगा। मोहन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, तब तक मोहन सो चुका रहेगा। अब यहाँ स्पष्ट टाइम यहाँ नहीं दिया है, लेकिन इसके पहले एक आध सेंटेंस रहेगा तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं और तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ देन का अर्थ कौन सा टाइम है। तो खैर इस तरह का भी आ सकता है। तो मोहन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, मोहन तब तक सो चुका रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा कोई काम जो कि आने वाले समय में किसी खास समय तक पूरा हो चुका रहेगा, यह बात बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अंतिम जो है वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत ही कम महत्व का टेंस है। ऐसे साधारणतः इसका भी परिचय हम लोग देखते ही चलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका भी काम कंटिन्यूटी को ही दिखाना है, लेकिन अन्य से ये डिफरेंट है, निश्चित रूप से डिफरेंट है। सबसे पहले आएंगे जो सामान्य चीजें हैं उसको जानेंगे। इसके बाद यहाँ हम एक जो रेखा खींचे हैं उसके माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि आया रहता है। जैसे अगले वर्ष मैं इस कंपनी में 30 साल से काम करता रहूंगा, ता रहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ आया है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का जो पहचान है हिंदी वाक्य का लगभग एक जैसा ही रहता है। मोहन पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। मोहन 2 घंटा से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। दोनों में रहा है, रही है। ठीक उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में मोहन पढ़ रहा था,
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मोहन 4 घंटा से पढ़ रहा था। दोनों में रहा था आया है। अंतर ये है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कब से का जवाब देता है, जबकि केवल जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कब का जवाब होता है, जवाब देता है। कंटिन्यूअस टेंस व्हेन का जवाब देता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस व्हेन का जवाब देता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट जहां आता है आएगा ही, जहां ऑब्जेक्ट आता है आएगा ही। शैल और विल फ्यूचर टेंस मार्कर है तो ये आएगा ही आएगा। इसके बाद मैं बताया कि परफेक्ट अगर आएगा तो वहां हैव क्रिया जरूर आएगी, क्योंकि चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, बिना हैव क्रिया का संभव नहीं है बनना। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट के चलते हैव आ गया है, और कंटिन्यूटी दिखाना है तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मेन वर्ब चौथे रूप में आएगी ही आएगी। बहुत सारा चीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह है कि अगले वर्ष मैं इस कंपनी में 30 साल से काम करता रहूंगा। नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 30 years। इसके बाद है कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एम्फेसाइज हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन गोइंग ऑन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस बात पर जोर देने के लिए होता है कि कोई काम हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन गोइंग ऑन बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर। कोई पार्टिकुलर पॉइंट, कोई पार्टिकुलर समय जो भविष्य में है, उस टाइम तक कोई काम कितने समय से वो जारी था, चला आ रहा था, उस भविष्य में, भूत में नहीं। इस बात को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये जो बात है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, इसको समझने के लिए एक हम यहाँ रेखा खींचे हुए हैं और उस पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखा हूं। इसके द्वारा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझेंगे। ये यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पास्ट लिखा हुआ है और यहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है। सबसे पहले जो बीत गया समय वो तो पास्ट होता है, तो पास्ट से ही हम चालू करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सोचिए कि कोई काम, उसको ऐसे भी हम थोड़ा डिनोट कर दें। मान लेते हैं कि यहाँ हम 2000, ये वर्ष हो गया 2001, 2 ऐसे ऐसे करके आज कहाँ है हम लोग 2024 में। 2025 क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। 2026 फ्यूचर हो गया। 2027 फ्यूचर हो गया। 2028 फ्यूचर हो गया। 2029 ऐसे ऐसे ये सब फ्यूचर हो गया। अब कल्पना कीजिए कि कोई वाक्य 2000 में चालू हुआ और 2001 होते 2002 में खत्म हो गया। कोई काम 2000 में चालू हुआ था, 2002 तक चला या 2003 तक चला, कहीं भी, क्योंकि ये सब भी तो पास्ट ही है। 2024 से पहले तो 2023 भी पास्ट ही है। तो कोई काम 2000 में चालू हुआ, 2001 में खत्म हो गया, 2002 में खत्म हो गया, तो हम क्या कहेंगे, मोहन वर्ष 2000 से पढ़ते आ रहा था, या मोहन इस फैक्ट्री में सन 2000 से काम करते आ रहा था। 2000 से करते आ रहा था, इसका मतलब क्या है, आज के डेट में, ये जो आज है 2024 में वो उस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है। सीता
2005 से गायन सीख रही थी। कब से सीख रही थी? 2004 से, 2005 से 2006 से गायन सीख रही थी। वो 2005 2006 क्या है? ये पास्ट है। और मैं जब कह रहा हूं कि 2005 से 6 से 7 से 8 से सीख रही थी, मतलब अब नहीं सीख रही है। अब यानी वर्तमान में वो सीख नहीं रही है। तो कोई काम भूत में चालू हुआ और कुछ समय तक चला और भूत में ही खत्म हो गया, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मोहन 2000 से गायन सीख रहा था। मोहन 2000 से, यानी मोहन वर्ष 2000 से गायन सीख रहा था। अब देखिए 2000 यहाँ है और कल्पना कीजिए कि वो कब तक सीखा? 2010-20 तक सीखा, तो हम क्या कहेंगे? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। भूत में चालू हुआ, भूत में ही खत्म हो गया। लेकिन अगर एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, सोहन वर्ष 2000 से गायन सीख रहा है। अब देखिए दूसरे वाक्य को देखिए, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। सोहन वर्ष 2000 से गायन सीख रहा है। कब चालू किया? 2000 में। 2000 पास्ट टाइम है। 2000 में चालू हुआ सीखना इसका, लेकिन इस पास्ट से चालू हो करके, और ये जो प्रेजेंट वाला पॉइंट है यहाँ तक वो आ गया है। सोहन वर्ष 2000 से गायन सीख रहा है, मतलब चालू तो हुआ पास्ट में, लेकिन पास्ट में ही खत्म नहीं हो गया है। वो अभी वर्तमान में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वर्तमान में भी गोइंग ऑन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। भूत में चालू हुआ लेकिन वर्तमान में भी चल रहा है, तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब देखिए, और आगे अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ देखेंगे इस लाइन के माध्यम से। यहाँ हम लिखें, अभी तक तो हम लोग समझ लिए कि मोहन 2000 से गायन सीख रहा था, 2000 में चालू हुआ और इधर 2024 से पहले यानी पास्ट में खत्म हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि पास्ट में चालू हुआ, प्रेजेंट तक वो चल रहा है। जैसे सोहन वर्ष 2000 से गायन सीख रहा है, ये कब चालू हुआ? 2000 में चालू हुआ और वो प्रेजेंट यानी 2024 तक हम देख रहे हैं कि वो अभी सीख ही रहा है। वर्तमान में उसका संबंध है, वर्तमान से संबंध है, वर्तमान में भी वो जारी है। अब हम देख रहे हैं, प्रयास करेंगे इस चीज को बताने का कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो एक वाक्य को हम लोग देखते हैं यहाँ, रोहन अगले साल इस कंपनी में 25 वर्ष से काम करता रहेगा। अब अगला साल कौन है? अगला साल है 2025। और ये रोहन कहाँ से चालू किया काम करना? कब से चालू किया? वर्ष 2000 से चालू किया। तो वर्ष 2000 से चालू किया, अब 2025, तो ये अगले साल अर्थात 2025 जब होगा तो उसको काम करते हुए कितना समय हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भूत से चालू हुआ, वर्तमान में आया और वर्तमान में ही रुक नहीं गया, वर्तमान से भी आगे बढ़ गया। वर्तमान तो अभी 2024 चल रहा है, लेकिन वो 2024 से भी आगे की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, 2025 की बात कर रहा है, या 2026 की भी बात कर सकता है, 2030 की बात कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, और आगे
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यह एक ऐसा टेंस है जिसका यूजेज लगभग न के बराबर होता है। खासतौर पर पैसिव में तो बिल्कुल नहीं होता है, एक्टिव में भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में होता है, लेकिन ऐसी सामान्य जानकारी के तौर पर हम लोग इसको देखें तो मित्रों इस तरह से हम लोग 12 टेंस को पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा वीडियो बढ़िया से देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत हुई होगी, कहीं परेशानी हुई होगी तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर या फेसबुक पर भी, मेरा फेसबुक पेज भी वही है स्टडी विद मनीष पांडे, तो आप लोग कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं परेशानी हुई हो तो जान सकते हैं। अगले वीडियो में क्योंकि हम लोग 12 टेंस पढ़ लिए तो केवल टेंस पढ़ना नहीं है या कोई भी टॉपिक केवल पढ़ना नहीं है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक से पूर्णता कैसे आएगी। तो टाइम एंड टेंस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस पर ही रहेगा और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 घंटा का वो वीडियो अवश्य रहेगा। हाँ, अगर आप लोग तैयार रहिएगा, ऐसे तो मैं सोचा था कि फर्स्ट प्रैक्टिस ही लाइव प्रैक्टिस में कराऊं, क्योंकि प्रैक्टिस का मजा तो तभी है जबकि वो लाइव प्रैक्टिस हो। लेकिन इस बार मैं लाइव ना करूंगा। अगर आप लोग तैयार रहिएगा तो अगले टॉपिक का जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो लाइव करा दूंगा। और क्या है कि एक और बात है उसमें कि मैं जब भी लाइव पढ़ाऊंगा या लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा तो रात में ही संभव है, वो भी रात में लगभग आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद ही, क्योंकि दिन में तो समय मिलता नहीं और रात में ही समय मिलता है। तो ये सभी वीडियो, खासतौर पर आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।